बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक और ये हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, साइंस की ये ब्रांच क्यों बनाई गई, इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डिविजन्स क्या हैं, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, इसकी साइंस की दूसरी जो सी ब्रांचेस हैं उसके साथ क्या रिलेशंस हैं, ये हमारी लाइफ में किस तरह से एप्लीकेबल है, और कुरान और बायोलॉजी क्या है। उसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट्स कौन से थे जिन्होंने बायोलॉजी के लिए काम किया, और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम यहाँ पे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे इस वीडियो में हम लोग आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसके अलावा डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं इसमें से MCQs के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, जो कि पूरे पंजाब में यही बुक और यही सिलेबस फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस की डेफिनेशन से। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? देखिए, साइंस जो सी है ना, असल में ये हम लोगों के इर्द गिर्द सारा कुछ जो कुदरत में ने बनाया हुआ है ना, इसकी बुनियाद साइंस पे ही है। साइंस को पढ़ के ही हम ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से बनी, ये किस तरह से काम करती हैं, और इस तरह से हम इनके ज़रिए से हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हम साइंस के ज़रिए से ही पता चलाते हैं। तो ये साइंस जो है, साइंस अब हमें ये किस तरह से ये बातें सारी पता चलती हैं। सबसे पहले हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। जब हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो फिर हम करते हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स, और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद हम किसी ख़ास कंक्लूजन पे, यानी कि किसी नतीजे पे पहुंचते हैं जिससे हमें समझ आती है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से काम करती है। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप लोगों ने वो वाक़या तो सुना ही होगा जिसमें न्यूटन जो सा है वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, और उसने देखा कि सेब जो सा है वो दरख्त से नीचे गिरा ज़मीन की तरफ। तो न्यूटन ने सोचा कि ये सेब जो है ये हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, ये ऊपर ही हवा में क्यों नहीं लटका रह जाता, या दरख्त से ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। ये जो भी चीज़ हम ऊपर से फेंकते हैं या कोई भी फल जो गिरता है वो ज़मीन ही की तरफ क्यों गिरता है, बल्कि ऊपर ही क्यों नहीं रह जाता। तो ये वाली चीज़ जब न्यूटन ने सोची तो सबसे पहली चीज़ थी उसकी ऑब्ज़र्वेशन, यानी कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि फल जो सा है वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही गिरता है, ऊपर की तरफ को नहीं जाता, या कोई भी चीज़ जो हम गिराते हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ ही जाती है, ऊपर ही नहीं रह जाती। तो क्या होता है कि फिर उसने किए एक्सपेरिमेंट्स। उसने कहा कोई तो ताकत है जो ज़मीन के अंदर ऐसी है कि चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए कि हाँ सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो ज़मीन की तरफ ही गिरती हैं, या कोई ऐसी भी चीज़ है जो हवा में मोहल्लिक रह जाए या जो ऊपर की तरफ जाती हो। यानी कि ये रूल जो सा है ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है कि ज़मीन हर चीज़ को ही खींचती है, या कोई ऐसी चीज़ भी है जो जिसे वो ना खींचे। और फिर जब उसने एक्सपेरिमेंट्स यानी कि तजुर्बात किए तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचा कि एक ज़मीन के अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या जिसे हम कहते हैं कशिश सकल। ज़मीन की एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो जो भी चीज़ हम ऊपर से गिराते हैं वो हमेशा ज़मीन की तरफ गिरती है, बजाय इसके कि वो ऊपर को चली जाए। तो ये चीज़ थी साइंस। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। इसमें हमने कुदरत को पढ़ना है। ये कुदरत का कानून है ना कि जो भी चीज़ है वो नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन इसके अंदर साइंस है। क्या साइंस है? कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर एक ऐसी ताकत रखी हुई है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और यही वजह है कि हर चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है।
तो साइंस क्या है? इन साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, यानी कि सबसे पहले किसी चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है। देन एक्सपेरिमेंट्स आर डन, फिर ये देखने के लिए कि वो ऑब्जर्वेशन किस हद तक ठीक है, इस मकसद के लिए तजुर्बात किए जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, यानी कि फिर हम किसी सही जो लॉजिक के बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यानी कि किसी सही नतीजे पे पहुंचते हैं जिसके पीछे हमारे पास कोई लॉजिक होता है। ऐसे ही कोई बेबुनियाद या बेवजह नतीजा नहीं होता है, उसके पीछे हमारे पास पूरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं उस कंक्लूजन को। और इसके ज़रिए से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कुदरत के कवानीन क्या हैं, कैसे चल रहे हैं, और ये इनमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है, और हम इससे मज़ीद किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस की ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि साइंस, देखें आज तक आप लोग 8th क्लास तक एक बुक पढ़ते आए हैं और वो थी साइंस। अब 9th क्लास में आप लोग आए हैं तो आप लोगों को साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस मिली हैं, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसी तरह से पुराने दौर में क्या था कि सारे का सारा जो साइंस के हवाले से इल्म था ना, चाहे वो ज़िंदगी के हवाले से था, चाहे वो फ़िज़िक्स के हवाले से था, चाहे वो मैथ्स के हवाले से था, चाहे वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स यानी कि केमिस्ट्री के हवाले से था, कोई भी जो इल्म था वो सारा ही एक ही डिसिप्लिन में रख दिया गया था और उस डिसिप्लिन का नाम था साइंस। तो क्या हुआ कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, इंसान डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस करता गया, इंफॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ती गई तो उसको एक ही सब्जेक्ट में रखना, उसे ऑर्गेनाइज़ करना और उसको एक ही सब्जेक्ट में मिक्स करके पढ़ना ये बड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर ये कहा गया कि इसे एक ही सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए बल्कि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना देनी चाहिए, ताकि जिसको जिस ब्रांच में इंटरेस्ट हो वो उसे पढ़े और उसमें डिस्कवरीज करे। इस तरह से इसकी मुख्तलिफ शाखें बन गई। जिस तरह से एक दरख्त होता है ना, एक दरख्त का तना होता है और तने के आगे कितनी शाखें होती हैं, इसी तरह से जो साइंस है, ये साइंस एक दरख्त है और इस दरख्त की आगे कितनी ही शाखें हैं और उन शाखों के क्या नाम है? बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी में हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स में हम लॉज ऑफ नेचर को पढ़ते हैं, यानी कि जिस तरह से ये फल का ज़मीन की तरफ गिरना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल लॉ जो सा ये हम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स में। ठीक है, इसी तरह से ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये सूरज ज़मीन के गिर्द क्यों नहीं घूमता? ज़मीन इसी तरह अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो पूरे साल में अपनी रोटेशन पूरी करती है और इसी की वजह से मौसमों में तब्दीली आती है। और ज़मीन जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं और ये वो 24 घंटे में पूरा करती है। तो ये सारा कुछ क्यों है, कैसे है, ये सारा कुछ हम फिज़िक्स में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं कि केमिकल्स क्या हैं, कौन से केमिकल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन से नुकसानदेह हैं, किन केमिकल्स को मिला के हम कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, और ये चीज़ें सारी हम लोगों पे क्या क्या असरात मुरतब करती हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं और कैलकुलेशंस जो सी हैं वो एक आम इंसान के लिए भी ज़िंदगी गुजारने के लिए और चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस हैं साइंस की, जिसमें कि इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जौन से अलूम थे वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिए गए, समझें, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिए गए, मुख्तलिफ़ हिस्सों में रख दिया गया उन्हें। इस तरह से ये बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज़ हो गए और हमारे लिए इन्हें समझना और इन्हें पढ़ना बहुत आसान हो गया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि दरख्त जैसे होता है ना, ऐसे ही साइंस जौन सी है ये एक दरख्त है और इसकी मुख्तलिफ़ शाखें हैं और वो सारी शाखें वो हैं जो अब आप लोग पढ़ेंगे, जो कि बच्चे जिस तरह से 9th में हो गए हैं। और अब आप लोगों की ये सारी बुक्स हैं, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें से बायोलॉजी अब हम स्टार्ट करने लगे। तो ये आगे कोटेशन है साइड बॉक्स में, साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये कहा है डॉक्टर अब्दुस सलाम ने। ये साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइंस का जौन सा इल्म है ना,
ये इंसानियत की मुश्तरका मीरास है। यानी कि साइंस अगर ऐसा नहीं है कि कोई डिस्कवरी अगर अमेरिका में हुई है या चाइना में हुई है तो वो ये कहेंगे कि ये इल्म सिर्फ हम तक ही रहेगा, ये पूरी दुनिया में नहीं जाएगा। नहीं, साइंस का जो सा इल्म है वो पूरी पूरी इंसानियत के लिए। उसे कोई भी ये नहीं, जिस तरह से देखें ना, कोरोना आया था तो कोरोना की वैक्सीन तैयार करनी थी, तो कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए पूरी दुनिया उस वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए लगी हुई थी, उस कोशिशों में लगी हुई थी। तो जिसने भी तैयार कर ली उसने अब ये तो नहीं ना कहा कि ये वैक्सीन क्योंकि हमने तैयार की है तो सिर्फ हमारे ही मुल्क में रहेगी। नहीं ना, उन्होंने दूसरे ममालिक को भी दी, क्योंकि जब तक बीमारी पूरी दुनिया से नहीं निकलनी थी तब तक बाकियों के लिए भी ख़तरा रहना था। इस वजह से कहा जाता है कि जो साइंस का इल्म है ना, ये इंसानियत की मुश्तरका मीरास है, यानी कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। ये किसी एक मुल्क की या किसी एक शख्स की मीरास नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए। और ये बात कही थी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के उन साइंटिस्ट्स में से हैं, पाकिस्तान के उन का वो वाहिद साइंटिस्ट हैं, बल्कि कहना चाहिए कि जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, वो भी फ़िज़िक्स में। तो ये भी आप याद रखिए इसके साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि उस तरफ आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना ही है जिस बुक को। बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो सा लफ्ज़ है ना, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा है लॉजी। देखिए, बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी, लॉजी देखिए आपको मिलता जुलता लगता है ना लॉजिक से। तो लॉजिक का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी कि हम कहते हैं ये उसने लॉजिक भी दिया इस बात का, यानी कि उसने इस चीज़ की एक ऐसी वजह दी है जो हमारी सोच को समझ भी आती है, हम हमारे दिमाग में भी समझ आती है। हम जब उसे समझना चाहें तो हम उसे समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक के साथ बात की है उसने, ऐसे ही बिना वजह बात नहीं कहती। तो बायोलॉजी जो उनसे है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को साइंस की नज़र से देखना, इसे कहते हैं बायोलॉजी। और अब लाइफ में क्या क्या आ जाता है, लाइफ में आ जाती हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स में सिर्फ ह्यूमन बींग्स तो नहीं ना आते, इसमें एनिमल्स भी हैं, इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, दैट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वो इतने छोटे होते हैं, इतना उनका स्मॉल साइज़ होता है कि वो हम लोगों को ज़ाहिरी आंख से नज़र ही नहीं आ सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर माइक्रोस्कोप भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, कुछ माइक्रोस्कोप हैं लाइट माइक्रोस्कोप वगैरह, उससे वो कुछ ऑर्गेनिजम्स नज़र आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ उससे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ सकते। उसके लिए फिर मज़ीद अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बारे में आप लोगों ने अगर आगे पढ़ा हुआ है तो आप लोग इन चीज़ों को जानते भी होंगे, और अगर आपने अभी स्टार्ट किए तो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, सो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ में हमारे पास सारे लिविंग बींग्स आ जाते हैं, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब भी आते हैं। तो वर्ड बायोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है बायोस और दूसरा जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा है लॉगोस जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग, यानी कि ज़िंदगी के बारे में हमने सोचा, उसकी साइंटिफिकली हमने सोचा, उसकी हमने रीज़न निकाली, तो हमारे पास साइंस की एक शाख आई जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। सो अब इस पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। हम पढ़ेंगे कि इंसान ने ये ज़िंदा चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचा। To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions and related aspects of living organisms. अगर देखें, हम लोग किसी चीज़ की तारीफ़ तब करते हैं जब हमें उसकी समझ आ जाती है। तो अगर हम कुदरत की, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की हम इनकी तारीफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम इन्हें समझें। ठीक है, आगे आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे कुरान एंड साइंस या कुरान एंड बायोलॉजी, वो आगे जो सा आप लोगों का टॉपिक है। तो उसमें आप देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि हमने हर चीज़ को पानी से बनाया,
हमने हर चीज़ की बुनियाद पानी पर रखी है। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। इसी तरह बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो से हैं उनके अंदर भी इतनी ही मिकदार में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो एलिमेंट है उनके अंदर वो है वाटर। तो इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसे ही नहीं बना दिया, बल्कि इसके पीछे बहुत साइंस है। और जब हमें इस चीज़ की समझ आती है कि हमारे अंदर इतने ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सारे मिल के काम कर रहे हैं और हमारी हेल्थ को मेंटेन किए हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों से फिर हमें जाके समझ आती है कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से बनाया। और फिर हम जाके अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने हमें बहुत कमाल बनाया। To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions and related aspects of living organisms. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं उसको पढ़ें और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से जो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं उनको जानें। The study of living organisms also provides information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने, हमारे इंसानों में जो बीमारियां पाई जाती हैं या जानवरों में जो बीमारियां पाई जाती हैं, हमने उन बीमारियों को किस तरह से ख़त्म करना है, अपनी खुराक कैसे इम्प्रूव करनी है और कौन सी खुराक लेने से हमारी सेहत अच्छी होगी और कौन सी खुराक लेने से हम लोगों की सेहत पे मनफी असरात मुरतब होंगे, ठीक है, उसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स होंगे। और हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि अगर हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द स्मोक है, पोल्यूशन है और गंदा पानी वहाँ खड़ा रहता है, मच्छर वगैरह आते हैं, तो इसके हमारे सेहत में मनफी असरात मुरतब होंगे। इसी तरह से अगर हम जंक फूड ले रहे हैं तो ये वाली फ़ूड हमारे लिए अच्छी नहीं है, बेहतर है हम फल और सब्ज़ियाँ खाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आएगी जब हम इंसान को पढ़ेंगे और हम इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये हमारी लाइफ में बायोलॉजी की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। ओके, सो नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. So there are three major divisions of biology which study the different aspects of the lives of the major groups of organisms. अब जिस तरह से हमने साइंस की मुख्तलिफ शाखें बनाई थी ना, ब्रांचेस थी उसकी, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसी तरह से बायोलॉजी की डिफरेंट डिविजन्स हैं। बायोलॉजी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, इसमें एनिमल्स हैं, इसमें प्लांट्स हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसमें ह्यूमन बींग्स हैं। इसी तरह से फिर आगे हम लोगों ने इन सारों की स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इनके अंदर की फंक्शंस को पढ़ना है, इनके अंदर की बीमारियों को पढ़ना है, इनके अंदर की जीन्स को पढ़ना है, इनके सेल्स को पढ़ना है, इनके टिश्यूज़ को पढ़ना है। तो इस तरह से कितनी सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। इस सारे नॉलेज को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो फिर तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो तीन मेजर डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, एक है ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ज़ूलॉजी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ज़ू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं ना, तो ज़ूलॉजी वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। ज़ूलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ज़ू से आप लोगों ने याद रखना है कि ज़ू में एनिमल्स होते हैं, तो ज़ूलॉजी जो सी है वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉटनी। बॉटनी जो सी है ना, ये आपने इस तरह से याद रखनी है, जड़ी बूटी। तो बॉटनी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जड़ी बूटियाँ क्या होते हैं, प्लांट्स ही होती हैं ना। तो बॉटनी वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें कि हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप की नज़र से देखे जाते हैं, जो नेकेड आई से यानी कि ज़ाहिरी आंख से हम नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप लोग इनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। सो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी
that deals with the study of microorganisms such as bacteria, etc. अब हम लोगों ने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी तो सिर्फ 3 डिविजन्स है बायोलॉजी की, और वो क्या है, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इससे आगे आ रही हैं हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। So in order to study all the aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below. अब वो ब्रांचेस क्या हैं? नंबर 1 इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ, इसमें जो मॉर्फ का लफ्ज़ है ना, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। ठीक है, और फॉर्म या स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, उनको भी हम मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखें, जैसे कि एक बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, फ्रॉग की लाइफ साइकिल आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। तो फ्रॉग पहले एग ले करता है, एग से आगे उसका बनता है टेडपोल बनता है पहले, ठीक है। टेडपोल से आगे उसका जो फ्रॉगलेट होता है वो बनता है, फिर फ्रॉगलेट से आगे एडल्ट फ्रॉग बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो ये सारा कुछ बन रहा होता है, देखें जो टेडपोल होता है ना, टेडपोल की एक पीछे टेल होती है, उसके बाद फ्रॉगलेट बनता है। तो फ्रॉगलेट की टेल के साथ पीछे 2 हाइंड लेग्स यानी कि पीछे वाली बैक वाली लेग्स जो सी हैं वो अपेयर हो जाती हैं। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके आगे वाली 2 लेग्स भी अपेयर हो जाती हैं। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी जो सी टेल है वो डिसअपेयर होने लग जाती है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो और बड़ा होता है, उसकी टेल टोटली डिसअपेयर हो जाती है और वो अपनी लेग्स के सहारे चलता है, ठीक है। और फिर पहले वो स्विमिंग कर रहा होता है टेडपोल, लेकिन अब वो लैंड पे भी रह सकता है क्योंकि वो चल सकता है, और वहाँ पे पानी में भी रह सकता है। तो ये सारी फ्रॉग की लाइफ साइकिल है। उसके स्ट्रक्चर में कितने चेंजेस आते हैं, पहले टेल से फिर लेग्स की तरफ आना, तो ये सारे जो उनसे चेंजेस हैं। इसी तरह से उसके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये सारे उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, ये हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। सो दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनाटमी। एनाटमी जो सी है, इसमें हम अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। इंसान के अंदर क्या है, या किसी जानवर के अंदर क्या है, या किसी परिंदे के अंदर क्या है, उसके ऑर्गन्स किस तरह से अरेंज हुए हैं, कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन के आगे है, किसके पीछे है, कौन सी ब्लड वेसल उसे सप्लाई कर रही है, कौन सी नर्व उसे सप्लाई कर रही है, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं एनाटमी में, ठीक है। सो एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ना जो हमें नज़र नहीं आ रहे बज़ाहिर। और ये हम किस तरह से पढ़ते हैं, ये हम डेड बॉडीज़ पे डाइसेक्शन करके, जैसे फ्रॉग की डाइसेक्शन की जाती है। आप लोग अभी तो नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर में ये प्रैक्टिकल होता है, बल्कि इस चैप्टर के एंड पे भी आई थिंक सो दिया हुआ है ये प्रैक्टिकल उन्होंने, जिसमें फ्रॉग की डाइसेक्शन की हुई है, यानी कि उसकी स्किन उतारी है, फिर अंदर देखा है कि उसके अंदर ऑर्गन्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। तो वो जो सी हमने स्किन की डाइसेक्शन करके अंदर वाले ऑर्गन्स को पढ़ा है ना, कि वो किस तरह से अरेंज हैं, क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या क्या उनको ब्लड सप्लाई आ रही है कैसे, और कैसे उन लोगों उसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशन हुई है, इस सारे को हम पढ़ते हैं एनाटमी में। नेक्स्ट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो सी है ना, हिस्टो होता है टिश्यूज से रिलेटेड। देखिए हमारी बॉडी जो सी है ना, वो बनी हुई है सेल से। ये आप लोगों ने 4-5 क्लास में या 6 क्लास में भी पढ़ा होगा कि सेल से बनी हुई है, और सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो बना देता है एक टिश्यू दैट परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। तो इन टिश्यू को फिर टिश्यू से आगे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, उससे आगे ह्यूमन बीइंग बनता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो हमने ये जो टिश्यू के लेवल पे जो स्टडी करना है ना, उसको हम कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और टिश्यूज़ क्योंकि हमें ज़ाहिरी आँख से तो नज़र नहीं आते, तो ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं।
और टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर है नर्वस टिश्यू जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बना रहा है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारी नर्वस टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। फिर आते हैं मसल टिश्यू जो कि हमारे मसल्स बना रहे हैं, मसल्स को बनाते हैं, ठीक है, और हमारी सारी बॉडी में मसल्स हैं जो मूवमेंट करवाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हमारी सारी स्किन बना रहे होते हैं, कवरिंग बना रहे होते हैं हमारी। तो और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव जैसे कनेक्शन से सारी चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे टिश्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन हम इन्हें जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ है जो कि इनको इनका रोल परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। सो हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी। देखें, पहले हमने पढ़ी बड़े से, समझे हम इंसान के बाहर से उसके अंदर की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हमने बाहर से पढ़ी उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फॉर्म कैसी है। फिर हमने पढ़ी एनाटमी, उसका अंदर कैसे है। फिर हम उसके अंदर और गए, हमने पढ़ी हिस्टोलॉजी, हमने कहा उसके टिश्यूज़ कैसे हैं। फिर हम टिश्यूज़ के भी अंदर गए, हमने कहा उसका सेल कैसे है, उसकी सेल बायोलॉजी अब हम पढ़ेंगे। तो सेल में हम सेल बायोलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेलिज़ या ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह से एक इंसान है, एक इंसान अपने आप को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खाना खा रहा होता है जिससे उसे एनर्जी मिलती है। तो हम तो अंदर खाना डाल रहे होते हैं अपने अंदर, लेकिन उससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो ये सारा कुछ अंदर कौन कर रहा होता है, ये हमारे सेल्स होते हैं जो उस फूड को प्रोसेस करते हैं और उसमें से हमारे लिए एनर्जी निकालते हैं और हमारी बॉडी को देते हैं ताकि वो काम कर सके, ठीक है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी छोटे छोटे ये जो ऑर्गेनेलिज़ है ना, इनके मुख्तलिफ काम होते हैं। जैसा कि इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों को इसका नहीं पता। वो सेल का पावर हाउस होता है, यानी कि उसने सेल को एनर्जी देनी होती है। और फिर सेल के अंदर कितने ही ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जो कि उसके लिए यूज़फुल होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को सेल के अंदर स्टोर किया जाता है, स्टोर हाउस भी होते हैं सेल के, ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि जिस तरह हमारी बॉडी जो यूज़लेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस या यूरिन, ठीक है। तो सेल के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सेल से निकाला जाता है और इनके लिए भी कोई ऑर्गेनेलिज़ होती हैं सेल के अंदर। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं सेल की ऑर्गेनेलिज़ के जो कि कंबाइन होते हैं या कलेक्टिवली ये बन जाते हैं पूरे सेल का फंक्शन। और ये सारी ऑर्गेनेलिज़ मिल के सेल को मेंटेन कर रही होती हैं और उसके फंक्शंस को, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, और फिर उसके अंदर सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज़ कौन सी हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, इन सारों को हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, ठीक है। सो दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। देखें, सेल की बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। न्यूक्लियस कौन सा है, ये इसका सेंटर में होता है और न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को ये कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि एक सेल से 2 बनना, 2 से 4 बनना, ये सारा कुछ न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेल बायोलॉजी में क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेलिज़ को पढ़ते हैं और सेल ऑर्गेनेलिज़ में न्यूक्लियस भी आता है, तो न्यूक्लियस के ज़रिए से ही जब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे तो हम सेल डिवीज़न को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, मॉर्फोलॉजी में हमने क्या किया था, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी थी फॉर्म और स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे फंक्शन कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो हिस्से हैं ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें इनकी हेल्प कर रही हैं ये काम करने में, कौन सी चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। जैसे कि हमारे अंदर हार्ट है, ये ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, हमारा एक ऑर्गन है। हमारे अंदर किडनी है, वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर रही है, यूरिन की प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। फिर हमारे अंदर स्टमक है, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। हमारे अंदर लंग्स हैं,
वो रिस्पिरेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये इन ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी है, यानी कि ये इन ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, और हम ये देखेंगे कि ये ऑर्गन्स ये फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में देखिए हम न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स पे होती हैं जीन्स। जीन्स जो हैं ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं इनहेरिटेंस के। इसका अभी नहीं आपको पता चलेगा, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी अगर आपको नहीं भी समझ आए तो भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। जेनेटिक्स, जीन्स को हम पढ़ेंगे, और द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। देखिए जीन्स ही होती हैं जिसके ज़रिए से जो पेरेंट्स की कुछ चीज़ें होती हैं या पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। देखिए हम होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई कहता है ये अपनी मामा जैसे है, ये अपने पापा जैसे हैं, और कोई बच्चा होता है वो उन दोनों में से किसी के जैसा भी नहीं होता, उसकी आंखें किसी मामा जैसी होती हैं या नोज़ पापा जैसी होती है, इस तरह से करके हमें कहा जाता है ना। तो ये किस वजह से होता है, ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस किस वजह से होती हैं? ये जीन्स की वजह से होता है। हम अपने पेरेंट्स से जीन्स को इनहेरिट करते हैं, ठीक है, और यही जीन्स हमारा सारा स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। ये बताती हैं कि इंसान की आंखें कैसी होगी, उसकी नोज़ कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये सारे का सारा जीन्स के ज़रिए से होता है। जीन्स कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, जीन्स को, और ये कैसे इनहेरिटेंस में रोल प्ले करती हैं, इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस विरासत को कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात का, करेक्टर्स का मुंतकिल होना, ये होता है इनहेरिटेंस, यानी कि इसे हम कहते हैं विरासत, ठीक है। और ये क्या है, कौन से हैं करेक्टर्स, यानी कि आइज़, नोज़ वगैरह, खुसूसियात, किसी की आदतें मामा जैसी होती हैं, किसी की आदतें पापा जैसी होती हैं, किसी बच्चे की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? देखिए इंसान या कोई भी जो ऑर्गेनिज़म है ना, वो मिल के बनता है दो चीज़ों से, एग से और स्पर्म से, ठीक है। मदर वाली साइड से एग होता है और फादर वाली साइड से स्पर्म। जब ये दोनों यूनाइट करते हैं, यानी कि ये मिलते हैं, तो बनता है एक जाइगोट, यानी कि दो सेल्स। अब एग मिला और स्पर्म मिला, ये दो सेल्स थे, ये दोनों मिले तो अब दो सेल्स बन गए, जाइगोट। अब जाइगोट आगे डिवाइड करता जाएगा, सिर्फ डिवाइड करता जाएगा और मज़ीद सेल्स बनाता रहेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सेल्स बनते जा रहे हैं तेज़ी से। अब ये यहाँ तक कि ये एक छोटा सा बच्चा बना देंगे, और उस बच्चे को हम कहते हैं एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो सा है ये आगे बड़ा होता रहता है, इसके अंदर सेल डिवीज़न होती रहती है, इसका न्यूक्लियस सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है, इसके जीन्स बताती हैं कि कैसी इसकी शेप होगी, और ये एम्ब्रियो इन सारी चीज़ों के ज़रिए असर बड़ा होता रहता है और आगे जाके बना देता है एक न्यू इंडिविजुअल, एक इंसान, एक छोटा पूरा बच्चा बन जाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम्स और हर चीज़ वेल डेवलप्ड होती है। तो इस सारी चीज़ को हम एम्ब्रियो से लेके न्यू इंडिविजुअल बनने तक का जो टाइम है, इसको हम पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी की ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी में। अब मज़ीद में अगर किसी को जानने का शौक़ हो कि एम्ब्रियो क्या होता है, तो एम्ब्रियो की डेफिनेशन, मतलब इसकी ये टर्म ख़ास तौर पे उस बच्चे के लिए यूज़ की जाती है जो कि पहले 2 माह का होता है। पहले 2 माह के बच्चे के लिए एम्ब्रियो की टर्म इस्तेमाल की जाती है, और फिर जैसे ही वो तीसरे माह में एंटर हो जाता है तो उसे कहा जाता है फीटस, ठीक है। तो एम्ब्रियो वैसे तो एक इंडिविजुअल के बनने में 9 माह का टाइम लगता है, ठीक है, 9 माह का अरसा लगता है। तो ये तीसरे माह से लेके ऑनवर्ड्स 9 माह तक का जो अरसा है, इस सारे को हम पढ़ रहे होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। एम्ब्रियो से पूरे न्यू इंडिविजुअल का बनना, यानी कि
दूसरे महीने के इख्तिताम से लेके पूरे 9 माह पूरे होने तक उस इंडिविजुअल ने किस तरह से उसके अंदर डेवलपमेंट हुई, कैसे उसकी टांगें, हाथ, पाँव, हार्ट, ऑर्गन सिस्टम्स बने, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो सी है ना, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी में कि जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, यानी कि हम उनकी जिस तरह से कहीं दर्जा बंदी कर देते हैं, हम उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं कि ये एनिमल्स हैं तो ये इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये प्लांट्स वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये ह्यूमन बींग्स वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ ऑर्गेनिज़म है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम किस में कर रहे होते हैं, टेक्सोनॉमी में हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज़म्स को। फिर आगे हम उनके भी ग्रुप्स के आगे सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ, ये किसी चीज़ को नाम देना और उसे डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करना, यानी कि उसे क्लासीफाई करना, ये हम करते हैं टेक्सोनॉमी में। सो टेक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। नेक्स्ट इज़ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स देखिए, जैसे हम कहते हैं कि डायनासोर जो से हैं वो एक इतना अरसा पहले, हमसे कई 100 या 1000 साल पहले वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि नापैद हो चुके हैं। हमारे ज़माने में तो वो हैं ही नहीं, बहुत अरसा पहले हुआ करते थे। लेकिन आज भी हमें पता है कि डायनासोर कैसे थे। अब ये हमें किस तरह से पता चला? असल में वो तो जिस तरह से इंसान जब मर जाता है ना, तो उसका, या कोई भी जानवर मर जाता है ना, आपने कोई मरा हुआ जानवर देखा हो तो उसका जो गोश्त पोश्त होता है वो तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन स्केलेटन पीछे रह जाता है। तो स्केलेटन जो पीछे रह जाता है ना, उसका क्या होता है, वो स्केलेटन बड़ा टाइम लेता है वो ख़त्म होने में। ठीक है, और वो हड्डियाँ कहीं ना कहीं पड़ी रह जाती हैं। तो इसी तरह से साइंटिस्ट को ये स्केलेटन्स मिले थे। इन स्केलेटन्स को हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो नापैद हो चुके, जो ख़त्म हो चुके किसी भी वजह से। ठीक है, लेकिन उनके कुछ बकाया जात हैं, यानी कि कुछ बाकियात हैं उनकी रह की पीछे, उनकी हड्डियाँ वगैरह। अब उनकी हड्डियों को हमने पढ़ा और उससे हमें पता चला कि अच्छा, इनकी इस तरह की शेप हुआ करती थी, ये इस तरह से रहा करते थे, ये बहुत बड़े हुआ करते थे और ये बहुत ख़तरनाक भी थे। ये सारा कुछ जो है ना हम लोगों ने पढ़ा पैलेंटोलॉजी के ज़रिए से, जब हमें फॉसिल्स मिले। तो इस तरह से हमें कोई भी ऑर्गेनिज़म जो एक्सटिंक्ट हो गया होता है या जिसको हमने पढ़ना होता है, उसे प्रिजर्व करना होता है, इसके हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, ये इस ज़माने में पाए जाते थे, ये इस तरह के होते थे। तो पैलेंटोलॉजी जो है वो इस चीज़ की स्टडी है। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इन्वायरमेंटल यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, कि माहौल का हमारे पे क्या इफ़ेक्ट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इर्द गिर्द पोल्यूशन होगी तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी और हमारी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर इर्द गिर्द गंदे पानी के जगह जगह जोहड़ होंगे तो उन पे मच्छर पलेंगे। ठीक है, और वो मच्छर मलेरिया फैलाएंगे, तो फिर ये हमारी सेहत के लिए जो है वो बुरा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो हमें किस तरह से, हमारे पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी, ये आप दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। देखिए, जिस तरह से हम इंसान हैं ना, अब इंसानों में कुछ लोग होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े हेल्पिंग होते हैं, एक दूसरे की आगे बढ़ के हेल्प करते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी आपके साथ फ्रैंक हो जाते हैं, बड़ी जल्दी आपसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो दूर दूर अकेले रहते हैं, वो किसी से दोस्ती नहीं करते, उन्हें नहीं अच्छा लगता ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग दोस्ती करना पसंद नहीं करते, कि वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बिहेवियर जो है ना इंसान के, ये है उसके सोशल बिहेवियर, यानी कि वो दूसरों से कैसे सोशलाइज कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस सोशल बिहेवियर को
ये इसी सोशल बिहेवियर की बेस पे सोसाइटीज़ बनती हैं, ठीक है। सो ये इंसान के सोशल बिहेवियर को पढ़ना ये आता है सोशियो बायोलॉजी की ब्रांच में, सोशियो बायोलॉजी वाली बायोलॉजी की ब्रांच में, ठीक है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। जिस तरह इंसान के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं ना, इसी तरह से एनिमल्स भी मुख्तलिफ बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं सोशियो बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट जैसा कि नाम से जाहिर है, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट्स एंड इन रिटर्न हार्म देम। यानी कि पैरासाइट जो उनसे है ना, ये हमारे अंदर जरासीम ये लेते हैं, हमसे ही सारी चीज़ें लेते हैं। इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक के पैरासाइट होते हैं। हमारा ही खून चूसते हैं, हमारे ही अंदर रहते हैं, बाहर से प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं, हमारे अंदर से फूड ले रहे होते हैं, ठीक है। और इन रिटर्न हमें ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा हो ना, जो बच्चे मिट्टी खाते होते हैं ना, आप लोगों ने कभी सुना होगा, उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो उनकी मदर्स उन्हें मेडिसिन दे रही होती हैं कि जी इनके पेट के कीड़े जो उनसे हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इन्हें भूख नहीं लगती। तो पेट के कीड़े क्या होते हैं? छोटे छोटे से वर्म्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। ये बाहर से क्योंकि ये हमारे अंदर रह रहे होते हैं, तो ये हमारे अंदर शेल्टर ले रहे हैं, यानी कि इनकी पनाहगाह है हम, ठीक है ना, इनकी पनाहगाह हम है। ये हमारे ज़रिए से बाहर से, धूप से, किसी और ऑर्गेनिज़म के अटैक से हर तरह से बचे हुए हैं, और ये हमारे अंदर की खुराक खाए जा रहे हैं, चूसे जा रहे हैं और हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट्स दैट टेक फूड, ये खुराक भी हमारे से लेते हैं, एंड शेल्टर, और शेल्टर भी हम ही से ले रहे होते हैं फ्रॉम लिविंग होस्ट्स, ठीक है। हम इनके होस्ट हैं, यानी कि हम इनके मेज़बान हैं, हमने इन्हें अपने अंदर बिठाया हुआ, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि ये किसी भी तरह अच्छे नहीं होते। फिर हम मेडिसिन लेके इनको ख़त्म करते हैं अपने अंदर से। So parasitology is the branch of biology that deals with the study of these parasites. Parasite की definition भी आप लोगों ने याद रखनी है। Next is biotechnology. ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, बायो, बल्कि तीन लफ्ज़ों से, बायो, दो, बायो टेक्नोलॉजी, बायो और टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, और टेक्नोलॉजी जैसे कि आप सारों को पता है टेक्नोलॉजी है, ये आजकल के दौर में सारी जो चल रही है, ये मोबाइल भी एक टेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मशीन्स का, ऑपरेटर्स का लैब में इस्तेमाल होता है, और हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाएँ, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान की बेहतरी के लिए नई नई चीज़ें बनाना, नई नई डिस्कवरीज़ करना, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो सी है, ये इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारे अंदर के डिफेंस सिस्टम को कहते हैं, यानी कि हमारा दिफाई निज़ाम। जैसा कि एक मुल्क होता है ना, उसका डिफेंस सिस्टम, डिफेंस किसके पास होता है? आर्मी के पास। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बाहर से जो भी पैरासाइट या कोई भी जो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम पे अटैक करता है, या बैक्टीरिया वगैरह, उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी की एक अपनी आर्मी है, जो कि WBCs आप लोगों ने सुना होगा, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं उस आर्मी में, ठीक है ना। तो ये उनसे लड़ते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। इन सारों को किस तरह से हमें पता चला कि बाहर वाला वायरस कौन सा या बैक्टीरिया जो आ रहा है, ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे कौन से सेल्स पे असरअंदाज हो रहा है, हमारी आर्मी इससे किस तरह से लड़ रही है, यानी कि हमारी बॉडी की आर्मी, यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम। सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स नहीं आते, इसमें पूरा इम्यून सिस्टम आता है, जिसे आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस सब को हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एंड व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स? इट इज़ द सिस्टम विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी कि जो भी माइक्रोब हम पे अटैक कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो सिस्टम हमें डिफेंड करेगा, उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इस इम्यून सिस्टम को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की ब्रांच इम्यूनोलॉजी में।
नाउ द लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इसमें हम कीड़े मकोड़ों और हशरात को पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक साइड बॉक्स रह गया जिसमें कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसे हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि बायो तो है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें ही बना रहे हैं लेकिन वो लिविंग तो नहीं है। अब वो कौन से हैं मॉलिक्यूल्स? जैसे कि वाटर, मैंने बताया ना आपको 70% हमारी बॉडी का वाटर पे मुश्तमिल है। तो आगे है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिल के हमारी बॉडी बना रहे हैं। इनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं, इनके ज़रिए से हम सेल डिवीज़न कर रहे होते हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे लिए पढ़ना और इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम जान रहे होते हैं किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कवर किया इंट्रोडक्शन टू साइंस, देन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, देन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, देन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और साइड बॉक्सेस वगैरह सारे हमने पढ़े। अब इसमें से आप लोगों के लिए क्या चीज़ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? इसमें इन सारे टॉपिक्स में से एक मज़े की बात कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशंस आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। साइंस की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, बायोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है, देखना है कि ये किन बायोलॉजी का लफ्ज़ किन दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ एंड लॉगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन इसकी याद करनी है। साइंस की डेफिनेशन, ये सारी जो आगे डेफिनेशंस हैं, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी 3 हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इनको, इनके नाम, इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी जो सी हैं वो लिखें अलॉन्ग विद डेफिनेशन। नेक्स्ट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सारी आपने डेफिनेशंस याद करनी है, और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी, 2-3 की डेफिनेशन आपसे इकट्ठे एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और एमसीक्यूज़ के लिए ये सारा जो आज हमने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करना है। साइड बॉक्सेस में भी डेफिनेशंस ही दी हुई हैं, इनको भी पढ़ना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ऐसे कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब आप सारा ये तैयार कर लेंगे तो आपका खुद ही शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ वगैरह तैयार हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई या आप लोग इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा और उसमें हम पढ़ेंगे एक ब्रांच रह गई है हमारी, वो हम कवर कर लेते हैं, दैट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो सी है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि हम जो ड्रग्स में होता है, हम मेडिसिन्स भी आती हैं, ठीक है। ड्रग्स में एक तो हम मंशियात को कहते हैं ड्रग्स, ठीक है, और उसके अलावा मेडिसिन्स भी ड्रग्स की ही कैटेगरी में आती हैं। तो जो ड्रग्स हम ले रहे हैं और उसकी हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की ब्रांच फार्माकोलॉजी में। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। ये वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि तेज़ी से इंसान की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और उतनी ही ज़्यादा आगे डिजीज़ भी आ रही हैं। पुराने वक्तों में इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी अब नई किस्म की इन्फेक्शंस और बीमारियां आ रही हैं। फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्टिव ड्रग्स जैसे कि ये हीरोइन वगैरह और पोल्यूशन, ये सारे जिनसे हैं ये आजकल के बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ओवर होता है।